यहाँ बहुत सारे हमारे दलित साथी हैं। इस गांव में 2000 से ज्यादा दलित रहता है। लोग कहता है हम हाथी पर वोट देंगे। आज तक मायावती आपसे पूछने नहीं आई। आपका बच्चा बीमार पड़ेगा, मायावती नहीं आएगी। आपका घर बाल बच्चा गया मजदूरी करने, बसपा का आदमी नहीं आएगा। ये विचारधारा के नाम पर आप वोट देते हैं। अब वहां करोड़ों रुपया लेकर टिकट बेचता है आपके वोट के नाम पर। तो बिल्कुल आपने देखा कि प्रशांत किशोर पांडे किस तरह से दलित बस्ती में जाकर लोगों को बहला और फुसला रहे हैं, और किसके खिलाफ ये बहला फुसला रहे हैं आपको खुद को महसूस हो गया होगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप चैनल पर पहली दफा आए तो मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबाना नहीं भूलें। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेट। जी हां, आपने जो ये वीडियो देखा उसमें साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रशांत किशोर पांडे बिहार में अब अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वह दलितों को अपना वोटर बनाने को लेकर वह उनको बहला और फुसला रहे हैं। वह साफ तौर पर बहन जी पर निशाना साध रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि इस बस्ती में 2000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और आप कब तक हाथी के नाम पर और बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। आपका बच्चा जब बीमार पड़ता है तो बहन जी आपको बचाने नहीं आएंगे। आप जब बाहर दूर गांव में कमाने जाते हैं तो बीएसपी के लोग आपको रखरखाव के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए वो लोग नहीं आएंगे। कब तक आप विचारधारा के नाम पर वोट करेंगे और आपके वोट की खातिर बहन जी करोड़ों रुपए में टिकट बेच देती है। यही अल्फाज पीके पांडे के थे। जी हां, पूरी तरह से आपको व्याख्या करके आपको बता रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर पांडे जैसे नेताओं के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ दलितों के वोट ही क्यों बने रहते हैं, और वो क्यों सिर्फ दलित और पिछड़ों के नेताओं पर ही टीका टिप्पणी करते हैं, और क्यों उनको ही सिर्फ निशाना साधते हैं। क्यों आखिर वो नहीं मोहन भागवत हो या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो या अरविंद केजरीवाल हो, तमाम उन लीडरों पर उनकी टीका टिप्पणी क्यों नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ वो पिछड़े दलित आदिवासी माइनॉरिटी तबके पर ही उनका निशाना क्यों होता है, और क्यों वो इस तरह के सवाल खड़ा करते हैं जिससे कि साफ तौर पर दलितों की अस्मिता, स्वाभिमान पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं और क्यों इतना छोटा महसूस कराना चाहते हैं दलितों को। और दलितों को समझाने के लिए उनके नेता हैं, उनके चहेते हैं, उनके विचारक हैं, उनके पत्रकार हैं, उनके लेखक हैं, उनके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप जो हिडन एजेंडा लेकर चल रहे हैं उसके पोल बिल्कुल साफ तौर पर खुल गई है। आप जन स्वराज नाम की एक आपने राजनीतिक पार्टी बनाई है। पिछले दिनों आपने पटना में एक बड़ी रैली करी, लेकिन उस रैली में कितने लोग आए वो साफ तौर पर जाहिर है। आपकी पूरी हवा वहां पर निकल गई। आपका सिर्फ मानना यह है कि दलितों का वोट किस तरह से आप ले लेते हैं, पिछड़ों का वोट लेते हैं, आदिवासियों का वोट लेते हैं और कुछ माइनॉरिटी का वोट लेकर, और आपके कुछ जो ब्राह्मणवादी तबका आपको वोट करेगा, तो आप भी दिल्ली की तरह, आप आम आदमी पार्टी की तरह या केजरीवाल की तरह आप वहां पर एक तीसरा चौथा धड़ा बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर आपसे कहूं प्रशांत किशोर पांडे जी, ये दलित समाज है, भले ही अभी बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, लेकिन चेतनाशील लगातार बन रहा है और वह अब समझदार हो रहा है कि उस जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, विचारधारा के नाम पर कब तक वोट करेंगे। मैं फिर यही कहूंगा कि विचारधारा ही है, कैडर ही है वो विचारधारा, बहुजन नायकों की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा, फूले, रविदास, रैदास, नानक, तमाम उन महानायकों की विचारधारा, जिससे ये विचारधारा बनती है बहुजन नायकों की विचारधारा, जिससे इन लोगों को एहसास हो गया कि हम हजारों सालों से गुलाम थे, हम पढ़ लिख कर हम अब जागरूक हुए हैं, हमारे बच्चे लिख पढ़ रहे हैं और अब हमें और ज्यादा जागरूक कर रहे हैं। लेकिन आपका जो हिडन एजेंडा है वो साफ तौर पर जाहिर है कि आप सिर्फ और सिर्फ वोट लेना चाहते हैं, इनको किसी भी तरह से आगे नहीं ले जाना चाहते। ना उन्हें आप जागरूक करना चाहते हैं, ना उनको सुविधा संपन्न बनाना चाहते हैं, ना उनको तक आप आरक्षण की जो आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है वह आप कभी सरकार से डिमांड नहीं करते। आप उनको सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर और उनको इस तरह से बरगलाना चाहते हैं जिससे कि वह बरगलाकर आप सरीके जैसे नेताओं को वोट करें। कभी आपने
आपने ममता बनर्जी पर सवाल उठाया? कभी आपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाया? क्या कभी आपने अमित शाह पर सवाल उठाया? हमें मालूम है कि आपने 2014 में भाजपा के लिए कैंपेनिंग का पूरा प्रचार तंत्र आपने खड़ा किया था। उसके बाद में मोदी सरकार में आए। हमें मालूम है कि आपने कांग्रेस के लिए भी काम किया, हमें मालूम है आपने ममता बनर्जी के लिए भी काम किया, और हमें मालूम है कि आपने अरविंद केजरीवाल के लिए भी बैकडोर एंड के तौर पर आपने काम किया। हमें मालूम है कि आप किन किन लोगों से आप फंडिंग लेते हैं। सवाल यही है कि आप का जो दिमाग में जो जहर बना हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ दलित और आदिवासी, पिछड़े और माइनॉरिटी पर आप उनको बरगला कर अपनी तरफ लाना चाहते हैं, जिससे कि वो आपके वोटर बन जाएं। यही बड़ा सवाल है कि अब दलित समाज चेतनाशील हो रहा है, सवाल कर रहा है, और वह आप सरीके जैसे नेताओं के चुंगल में नहीं फंसने वाला है। तो मैं ही कहूंगा कि आपकी आलोचना, आपका टीका टिप्पणी, आपके निशाना, आपका हमला सिर्फ अगर दलित बस्तियों तक ही सीमित है तो आप पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कब आप अपने ही बिरादरी के लोगों को, मिस्टर पांडे, आप कब अपने बिरादरी के लोगों को आप कहेंगे कि वो मानवतावादी बने, संवेदनशील बने, और इस देश के अंदर संविधान प्रदत्त जो देश चल रहा है, सरकार चल रही है, उसको कब आपके लोग मानेंगे और कब स्वीकार करेंगे कि हां, जो ये संविधान है ये भारत के लिए मुकम्मल है और देश में जो लोकतंत्र है वही वाकई सब कुछ है, ना कि हिंदू राष्ट्र। और वह कब आप अपने लोगों से सवाल करेंगे कि जो जाति के नाम पर जो लोगों में जहर भरा हुआ है, धर्म के नाम पर, विचारधारा के नाम पर, खान पीन के नाम पर जो जहर है, उसको आपके बिरादरी के, आपके समाज के लोग कब उसे दूर करेंगे? क्योंकि आप ही सिस्टम में सबसे ज्यादा है, जबकि आपकी आबादी कितनी है? आपने बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई उसमें अब साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है। आप लोग ही नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो, आप लोग ही नहीं चाहते कि समानता अधिकार सबको मिले, आप लोग ही नहीं चाहते कि लोकतंत्र यथा बना रहे। आप लोग सिर्फ चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र आए, जिससे कि एक खास विशेष विचारधारा, विशेष जाति के लोग ही वर्णवादी व्यवस्था के आधार पर राज करें। जी हां, यही सवाल मेरा आपसे है कि आप फिर दोबारा से कोशिश ना करें दलित बस्तियों में जाकर उनको बहलाना और फुसलाने की। रही बात बहन जी की, रही बात बहुजन समाज पार्टी की, उसका ग्राफ भले ही नीचे डाउन हुआ हो, लेकिन वो जिस तरह से अब अपने आप को कमबैक कर रही है और आने वाला वक्त वह इस देश में जरूर राज करेगा, फिर से उनकी सत्ता कायम होगी। आपको मालूम है कि बहन जी का कार्यकाल कितना भयमुक्त और अपराध मुक्त रहा। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या कम है? आप अपने कमेंट्स लिखकर भेजें। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे निवेदन है कि चैनल पर आप आर्थिक मदद करते हैं हमें और ज्यादा बेहतर पत्रकारिता करने के लिए, आप सशक्त और मजबूत करते हैं। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।